ओके जी, सो फाइनली आज हम जो मॉक हमारा हुआ था उसको डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है कि एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ऑब्वियसली मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं टाइम कंज्यूम करूं, तो इसलिए आई विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थ्रू द सोल्यूशन। तो इसलिए मैंने सोल्यूशन भी आपके सामने खोला हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों विजिबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन को अगर आप देखो गौर से, तो क्वेश्चन नंबर वन की रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? कह रहे द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज करेक्ट या इनकरेक्ट, और द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये दी इसने दी हुई है जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 20,000 की, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है 64,000। लेट्स सी। कहते हैं द इंफॉर्मेशन बिलो रिलेट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एज एट 30th जून 2000 सितंबर 2017। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट की जो कॉस्ट है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो वो 1,10,000 है। लैंड की जो ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख थी, और अब उसकी वैल्यू 2,80,000 है। प्लांट पे तो नहीं, लेकिन लैंड पे अगर आप देखो तो 80,000 की हमारे पास क्या है जी, रिवैल्यूएशन। ठीक है, 80,000 की रिवैल्यूएशन है। ठीक है, नीचे देखें अगर उसने टैक्स बेस बताई हुई है प्लांट की और लैंड की, और टैक्स का रेट बताया हुआ है। टैक्स का रेट हमारे पास कितना है जी, 20% का है। अब रिवैल्यूएशन गेन जो हुआ है हमें 80,000 का, उस पे 20% अगर टैक्स लगाएं तो वो आंसर में देखें कितना आपके पास आ रहा है जी, 16,000 का। राइट, तो 80,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारे पास गेन गया, और 16,000 का जो उस पर डेफर्ड टैक्स आ रहा है वो भी वहां पे जाएगा, माइनस किया तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 64,000। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसने शो की हुई है 64,000 पे, और ये बिल्कुल ठीक है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस 64,000 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 20,000। अब 20,000 कैसे है? 16,000 तो अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली आ गई। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन वाली है, प्लस इसके अलावा जो आपके पास प्लांट था, प्लांट की जो कैरिंग वैल्यू थी वो थी 1,10,000, और टैक्स बेस है 90,000। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20,000। तो उस 20,000 का 20% वो बनेगा 4,000। तो 16,000 प्लस 4,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है 20,000। तो इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी करेक्ट है और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका दोनों का आंसर है जी करेक्ट। आर वी क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आप गौर से देखें तो आपने रिक्वायरमेंट को ही सबसे गौर से देखना है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं जी, हाउ मच फाइनेंस इनकम शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी ऑफ द ईयर एंडेड 30th जून 2019। ईयर एंडेड 30th जून 2019, और वो कह रहे हैं कि फाइनेंस इनकम कितनी जाएगी प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर मुझे लोन नोट नजर आ रहा है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट जाता है। सवाल देखें तो उसने कहा ऑन 1 जुलाई 2027 अ कंपनी परचेज अ 5 year लोन नोट इन्वेस्टमेंट एट द पार वैल्यू ऑफ 7 मिलियन। लोन नोट्स खरीदे हैं जिसकी पार वैल्यू कितनी थी, 7 मिलियन की। द इन्वेस्टमेंट वाज परचेज एट a 12% डिस्काउंट। हमने जब खरीदा तो हमें उस पर 12% डिस्काउंट मिला है। यानी अगर यहाँ पे आप आंसर में देखो तो आपके पास जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो इसने यहाँ पे दी है 7 मिलियन का 88% निकाल के 6160000। ठीक है, ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस पहले साल का, जो आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो। इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट लग रहा है 7% का। ठीक है, 6160 पे। नॉमिनल इंटरेस्ट जो है 5% लगना है, लेकिन ये 5% किस पे लगना है, जो ओरिजिनल 7 मिलियन था। तो 7 5 350। तो 350 ये आ गया इंटरेस्ट पहले साल के एंड पे। लाइबिलिटी सॉरी एसेट की वैल्यू आ गई 6241। यही अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और इस पे जब आप 7% इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो आंसर आपका आ जाएगा 437। और यही फाइनेंस इनकम है जो जानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट्स सी। रिक्वायरमेंट देखें तो उसने क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अल्फा को इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्स4। बेसिकली प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, और ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर एक्स4। सवाल देखें तो कहता है अल्फा को एक्वायर्ड 80% ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ब्रावो को ऑन 1 सितंबर एक्स4। सितंबर में खरीदा है, दिसंबर ईयर एंड है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हमारे पास सब्सिडी रही है। ऑन 30 नवंबर एक्स4 अल्फा को सोल्ड गुड्स टू ब्रावो को मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2000। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची हैं जिस पे प्रॉफिट हुआ 2000 का। हाफ ऑफ द गुड्स रिमेन इन द इन्वेंटरी एट द ईयर एंड। इसका मतलब इसका 2000 का हाफ पर पे वो बना 1000। अब उसने पूछा था कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट कितना है। अब यहाँ पे देखें तो उसने दोनों का प्रॉफिट बताया हुआ है, पेरेंट का 80,200 का, सब्सिडरी का 51,900। लेकिन 51,900 में से मैंने तो अपने पास कितना लेके आना है, मैंने अपने पास लेके आना है जी 4 मंथ्स का 4/12। ठीक है,
और उसके बाद जो तीसरी कंपनी है चार्ली को, इसका जो आपके पास प्रॉफिट है वो 86,800 है, और उसने बताया एंड 40% ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ चार्ली को नंबर ऑफ इयर्स वो। चार्ली को एसोसिएट है, बहुत साल से हमारे पास है, तो इसका मतलब है इसके प्रॉफिट का 40% अपने पास ऐड करेंगे। अच्छा, अब जो पेरेंट की एडजस्टमेंट है वो पेरेंट टू सब्सिडरी है, सब्सिडरी के प्रॉफिट में नहीं है, वो पेरेंट के प्रॉफिट में है। ठीक है, तो देखो पेरेंट का जो प्रॉफिट था 80,200, इसमें से 1,000 आपने माइनस किया पेरेंट, तो आपके पास पेरेंट का जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 79,200। सब्सिडरी का प्रॉफिट था 51,900, 4 मंथ्स का निकाला पहले 4/12, और उसका फिर 80% पेरेंट के पास आएगा। और उसके बाद जो फिर एसोसिएट का प्रॉफिट है उसका 40%, तो यहाँ पे टोटल जो मेरे पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट आ गया वो कितना है जी, 127,760। ठीक है, अब ब्लैंक है जिसमें आप ये आंसर लिखेंगे और विदाउट एनी कॉमास आपने ये आंसर एंटर करना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Bonico's इन्वेंट्री आर ट्रू। इनमें से क्या ऑप्शन है जो कि ट्रू है? कहते हैं Bonico manufactures cycling equipment. It has a number of specialized frames in inventory which cost $20,000 to manufacture. These frames were manufactured following an order from a customer at an agreed price of $30,000. Due to the recent technological advancement, the current cost of manufacturing such frames is estimated to be $15,000. Bonico also has inventory of 3,000 pedals, which had with a cost of $20 each. These have become damaged. If the company spends $5,000 to repair all of them, these could be sold for $21 each. अब कॉस्ट थी 20 की, बेचा जा सकता है उनको 21 का, लेकिन रिपेयर कॉस्ट कितनी पड़ेगी 5,000 की। अब इन्वेंट्री का सवाल है, दो तरह की इन्वेंट्री है जी। ठीक है, पहली वाली इन्वेंट्री जो हमारे पास है वो किस चीज की जी, जो बाइसिकल फ्रेम्स हैं, और दूसरा पेडल्स। फ्रेम की जो कॉस्ट है वो है 20,000। ठीक है, और जो इसकी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 15,000 है। एग्रीड सेलिंग प्राइस कितनी है, 30,000 की। तो जो करंट जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो इररिलेवेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने देखना है हमें कॉस्ट पड़ी 20,000 की, और इसकी जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो 30,000 है, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब है इसको मैं 20,000 पे रखूंगा। ठीक है, लोअर ऑफ रखना ना कॉस्ट और एनआरवी। दूसरे जो पेडल्स हैं, अब पेडल्स के बारे में देखें तो पेडल हमारे पास 3,000 है, 21 की कॉस्ट है, तो 3,000 इंटू 20, ये देखें यहाँ पे इसने कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, 60,000 इनकी कॉस्ट है। एनआरवी कितनी है, 3,000 इंटू 21 माइनस 5,000, एनआरवी आ जाती है 58,000। तो इनको मैं रिकॉर्ड करूंगा 58,000 पे। ठीक है, ऑलरेडी ये 60 पे थे, 58 पे लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री जो पेडल वाली इन्वेंट्री, इस पे मुझे लॉस आ रहा है कितने का, $2,000 का। ठीक है, अब सवाल देखते हैं कि इसने ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शन ए में कहता है द फ्रेम शुड बी वैल्यूड एट 15,000, गलत। द फ्रेम शुड बी वैल्यूड एट 20,000, यस, तो बी तो ठीक है। ठीक है, ये बी ठीक है। उसके बाद तीसरा कहते हैं फ्रेम की बात तुम कर दो, पेडल शुड बी वैल्यूड एट 60, गलत। पेडल शुड बी वैल्यूड एट 58, यस, तो इसका आंसर बना बी एंड ई। इन्वेंट्री का बड़ा अच्छा सा एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और लेट्स सी क्या कहता है। कहते हैं which of the following is not included in the International Accounting Standard Board definition of an asset in the conceptual framework for financial reporting। इनमें से क्या चीज है जो एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती? ऑप्शन ए, द एसेट इज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, ये तो डेफिनेशन में है। द एसेट इज द प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, हाँ ये भी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स की बात भी थी। द इकोनॉमिक रिसोर्स कैन बी रिलायबली मेजर्ड, नहीं, कॉस्ट का रिलायबल मेजरमेंट की बात थी, इकोनॉमिक रिसोर्स के रिलायबल मेजरमेंट की बात नहीं थी, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी कहता है द एसेट एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यस, पास्ट इवेंट की वजह से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द कैश कंसिडरेशन पेड बाय प्लैटिनम को फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लाटियम को। प्लैटिनम को ने जो इसको खरीदा है, प्लैटिनम को, सॉरी प्लैटियम को, तो जो कैश कंसिडरेशन है वो कितने की है। सवाल पढ़े, कहते हैं प्लैटिनम को एक्वायर्ड 80% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ प्लैटियम को ऑन 1 अप्रैल 2010 बाय मींस ऑफ अ कैश एंड कंटिंजेंट कंसिडरेशन। रिक्वायरमेंट में देखो उसने सिर्फ कैश पूछा हुआ है, और ये कह रहा है कि कैश भी था और कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी थी, इसका मतलब है कंटिंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू बताई होगी। आगे पढ़े तो कहता है एट दिस डेट द प्लैटिनम को असेस द वैल्यू ऑफ द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन एट 250,000, तो 2.5 लाख की आपके पास जो है वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है। Platinum को value calculate the non-controlling interest using the fair value at the date of acquisition, which was estimated to be $100,000. NCA की fair value 1 लाख बताई हुई है, and goodwill at acquisition was 300,000। अब देखो यहाँ पे अगर देखें आप सोल्यूशन में,
उसने कंसिडर जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन उसकी वैल्यू बता दी, एनसीआई की वैल्यू बता दी और गुडविल की वैल्यू बता दी। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स की वैल्यू वो होनी है 230 की। अब 230 किस तरह से, अगर आप यहाँ पे देखो, हमने खरीदा इसको 1 अप्रैल x0 को, इसने इसका शेयर कैपिटल बताया हुआ है 500 का, रिटेन अर्निंग साल के शुरू में बताई है जो कि -300 की है, पूरे साल का प्रॉफिट था 120 का। अब 1 अप्रैल से पहले 3 महीने गुजरे हैं तो 120 इंटू 3/12, 3 महीने का प्रॉफिट वो बनता है जी 30। 300 में से लॉस में से 300 नेगेटिव रिटेन अर्निंग्स में जब मैंने 30 का प्रॉफिट ऐड किया तो मेरे पास रिटेन अर्निंग्स आ गई 270 की। तो 270 प्लस 270 नेगेटिव एंड 500 पॉजिटिव, मेरे पास नेट एसेट्स आ गए 230 के। रिवर्स वर्किंग करेंगे और आपके पास जो कैश की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है जी, 180,000 की। क्लियर? अब ये इसमें जो एमसीक्यूज थे, ये वो एमसीक्यूज हैं जो एग्जामिनर ने हमें दिए हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे स्टक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कहता है इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल whether the following statements are true or false in relation to the accounting for acquisition of subsidiary। सब्सिडरी की एक्विजिशन से रिलेटेड क्या चीजें ठीक है या गलत है। पहली स्टेटमेंट में कहता है वेयर अ पेरेंट कंपनी satisfied that there has been a gain on a bargain purchase in a negative goodwill, it should be recognized in the consolidated statement of profit or loss immediately। बारगेन परचेज हमने कहा था कि हमारा प्रॉफिट है और इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखते थे, तो पहली स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है। सेकंड, if the liabilities of the acquired entity are overstated then goodwill will also be overstated। जाहिर सी बात है अगर लाइबिलिटीज उसकी ज्यादा है तो गुडविल भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है तो नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। अब नेट एसेट्स गुडविल कैलकुलेशन में माइनस होते हैं, और अगर नेट एसेट्स ज्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपकी गुडविल जो है वो ज्यादा आ जाएगी। सॉरी, नेट एसेट्स कम हो गए तो गुडविल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अकाउंट करेक्टली फॉर द ग्रांट एज एट 31 दिसंबर x4। ईयर एंड 31 दिसंबर x4, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रांट को आपने किस तरह ट्रीट करना है। लेट्स सी। हाँ जी, तलहा प्लीज क्वेश्चन पढ़ें। Purilco received a government grant of $60,000 on 1st September 2024. अच्छा, डेट The को बड़े गौर से conditions of देखना the है। grant state हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर x4 और हमें ग्रांट मिली है 1 सितंबर x4, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने ग्रांट हमारे पास रही है। हाँ जी, पढ़ें आगे। The conditions of the grant state that Purilco must employ a local worker on a full-time contract over a 5-year period. Purilco expects to meet the conditions of the grant. The full grant has अच्छा, been अब यहाँ पे recorded मुझे as बताइए other income कैपिटल ग्रांट है या रेवेन्यू ग्रांट है। capital. रेवेन्यू ग्रांट है भाई, हमने एक बंदे को जॉब पे रखना है, ठीक है, कोई Oh, एसेट नहीं खरीदना, okay. तो ये रेवेन्यू ग्रांट है। 5 साल के लिए मिली है ग्रांट, तो इसका मतलब इसको हम लोग 5 साल पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब पर ईयर बनती है 12,000 की। हमने पर ईयर 12,000 रिकॉर्ड करना है, और इस साल में सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने हैं, तो अगर पूरे साल की 12,000 है तो 4 महीने की कितनी ग्रांट रिकॉर्ड करनी चाहिए, 4,000 की। ठीक है, उसने क्या किया है, कहते तो फुल ग्रांट हैज बीन रिकॉर्डेड एज अदर इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x4। उसने पूरा रिकॉर्ड कर लिया ग्रांट को, मतलब उसने 50,000 से क्या किया, उसने किया डेबिट कैश और क्रेडिट कर दिया अदर इनकम को। ठीक है, जो ग्रांट बेसिकली अदर इनकम में जाती है ना, उसने पूरा रिकॉर्ड कर दिया 50,000, सॉरी 60,000। हमने रिकॉर्ड कितना करना था, सिर्फ 4,000, इसका मतलब हमने 56,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पहली तो बात है जो पैसे मिले हैं वो तो वापस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इनकम में से 56,000 माइनस करूंगा और उसी को अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा। मतलब द करेक्टिंग एंट्री वुड बी डेबिट अदर इनकम, जैसे यहाँ पे इसने एंट्री लिखी डेबिट अदर इनकम एंड क्रेडिट डेफर्ड इनकम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी। अली मेहदी भाई, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज पढ़िएगा। Peter Company acquired 80% of मेरे issued भाई equity पहले share रिक्वायरमेंट, हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी ताकि आपको पता हो सिनेरियो पढ़ते हुए कि हमने क्या पिक करना है इसमें से। जी पढ़ें। Yes. What retained earnings should be reported in Peterco's consolidated statement of financial position as at 31st December 2018. Peterco acquired 80% of issued equity share capital of Sono Company on 1st May 2011 when the balance on Sono Company's retained earning was 520,000.
On 15th November 2018, Sono Company made $240,000 of a sale of goods to Peterco, on which Sono Company made a markup on cost of 20%. Peterco subsequently sold 1/4 of these goods to external parties prior to 31st December 2018. At 31st December 2018, the retained earnings of Peterco and Sonoco were 4 million and 3.4 million respectively. अच्छा, अब हुआ क्या जी? उसने क्या कि साल के एंड पे रिटेन अर्निंग्स में क्या जाएगा? सबसे पहले तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स जाएंगी, जो कि कितनी है? 4 मिलियन की। ठीक है। सब्सिडरी के जो रिटेन अर्निंग्स हैं उनमें हमने क्या लिखना होता है? पोस्ट एक्विजिशन जो पेरेंट का शेयर है वो लेके जाना है। पेरेंट का शेयर है 80%। अब पोस्ट एक्विजिशन कैसे निकलेगा? एक्विजिशन डेट पे थी 520 की और रिपोर्टिंग डेट पे कितनी है? 3.4। लेकिन इस 3.4 में से मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें सेल की हैं 240 की। ठीक है। इस पे 20% का मार्कअप है और उसमें से 1/4 चीजें पड़ी हुई हैं, तो पेरेंट कैसे निकलेगा? 240,000 इंटू 20/120 इंटू उसने कह दी 1/4 सेल की है, तो 3/4 इसके पास पड़ी हुई है, तो 3/4। यानी हमारे पास जो पेरेंट बनता है 30,000 का। ये देखें जैसे इसने यहाँ पे कैलकुलेशन में शो किया हुआ 30,000। ठीक है। अब सब्सिडी का जो रिटेन अर्निंग्स है वो कितने की थी? 3.4 मिलियन की। ठीक है। और इसमें से पहले तो माइनस किया आपने वो एक्विजिशन डेट वाली, और उसके बाद फिर जो है पेरेंट माइनस किया, तो बेसिकली जो पोस्ट एक्विजिशन बनी उसका पेरेंट शेयर जो है वो बनता है 2280। पेरेंट की अपनी थी 4 मिलियन की प्लस 2280, तो ये टोटल बना 6280। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जी। क्वेश्चन सर, जी जी। सर ये जो मार्कअप ऑन सेल्स होता है वो मार्जिन होता है? मार्कअप की जहाँ बात करेंगे तो वो आपने मार्कअप लगाना है, हाँ, लेकिन अगर मार्कअप ऑन सेल्स करेगा फिर वो मार्जिन ही है। आपने ये देखना लगाया किस पे जा रहा है। कॉस्ट पे लग रहा है तो मार्कअप है, सेल्स पे लग रहा है तो मार्जिन। क्लियर? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 जी, अभी प्लीज पढ़ें। In accordance with IAS 2 inventories, what is the correct value of Lichco's inventory as at 31st December 20x4? हम्म At 31st December 2014, Lichco had in inventory 100 items of work in progress which had cost of 14,900 to produce. It is estimated that work in progress would cost $13 per unit to complete, and that each unit would then sell for $166. Direct selling costs are estimated at 2% of revenue. वही कॉस्ट और एनआरवी वाला देखना है। देखो कॉस्ट इसने खुद बताती है 14,900 की। ठीक है। अब एनआरवी कैसे निकलेगी? कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स हैं। 100 यूनिट्स ना, 100 आइटम्स है, तो इसका मतलब है इससे पहले अगर मैं देखूं सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 166 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगी 16,600 की। ठीक है। माइनस करना है इसमें से जो इसकी वो जो वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट है, तो वर्क इन प्रोग्रेस 100 मल्टीप्लाई बाय 13, तो बन गई 1300। और इसके अलावा जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो उसने कहा है 2% ऑफ द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितना था? 16,600। इसका 2% निकालें तो कितना बनेगा? जल्दी से निकाले जरा। 16,600 का 20% निकालें जरा। सॉरी, हाँ 2%, 20 नहीं 2%। निकाल लो भाई। 332. 332, ये भी माइनस कर देते हैं। तो जब ये तीनों चीजें आपने माइनस की तो यहाँ आएगी आपके पास NRV। निकालें जी, NRV कितनी है? 16,600 माइनस 1,300 और माइनस करना है जी 332, कितना आएगा? ये आता है 14966. 14968, राइट। एनआरवी देखें इसने जो निकाली हुई है Okay. शॉर्टकट तरीके से, वो भी यही है। अब कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है? ऑप्शन है NRV. एग्रीड गधे, कॉस्ट कम है। कॉस्ट 16,900 थी, एनआरवी 14,966 है, 68 है, Sorry. 68। तो एनआरवी नहीं, कॉस्ट कम है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। आंसर इज ऑप्शन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 जी, रेशोज का सवाल आ गया। अब देखो रेशोज के एमसीक्यू भी आते हैं। अब रेशोज के एमसीक्यू आते हैं तो बिलीव मी F2 लेवल से ऊपर नहीं है। ठीक है। क्या कह रहे हैं सवाल में? लेट्स सी। Which of the following ratios are likely to decrease due to significant revaluation gain on a depreciating asset at the start of the year?
डेप्रिसिएटिंग एसेट पे रीवैल्यूएशन गेन आया, रीवैल्यूएशन गेन आया तो क्या हुआ, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन बढ़ गई तो इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, हाँ जी, क्या क्या रेशियो डिक्रीज करेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले वाला तो इफेक्ट हो रहा है। दूसरा गेयरिंग, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, गेयरिंग भी आपकी कम हो जाएगी। गेयरिंग क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी में रीवैल्यूएशन रिजर्व जो आ रहा है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वो तो प्रॉफिट से ही बात चल रही है। और फिर नेट एसेट टर्नओवर जो है वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बढ़ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बढ़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था जी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज या डेट डिवाइड बाय सॉरी डेट प्लस इक्विटी। तो हम डेट प्लस इक्विटी के अकॉर्डिंगली चलें तो इक्विटी बढ़ रही है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के अकॉर्डिंगली चलें तो आपके नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो आइदर वे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका नेट एसेट टर्नओवर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चारों एसेट्स कम होंगे, सॉरी चारों रेशियोज कम होंगे, तो इसका आंसर इज देन ऑप्शन ए। क्लियर, समझ आई बात की। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जी। हाँ जी, अली भाई प्लीज पढ़ें। Identify two associate companies of Zekelco, one from each group of three. अच्छा, अब ये Group जो number one. ग्रुप 1 में से हमने बताना है एसोसिएट कौन से, ग्रुप 2 में से बताना है। ग्रुप 1 में पहली कंपनी क्या कहता है, पढ़ें। Acquisition of 10% of RTSCO. Zekelco has no representation on the board of RTSCO. All decisions are नहीं, made ये at board level. एसोसिएट नहीं है, ये एसोसिएट नहीं है क्योंकि बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन नहीं। सेकंड, Acquisition of 40% of Benduka Co. Due to an agreement with other shareholders, Zekelco effectively holds 52% of voting rights. 52% है तो कंट्रोल आ गया, ये भी एसोसिएट नहीं है तो सब्सिडरी बन जाती है। तीसरा, Acquisition of 50% of Castelco. Zekelco has appointed 2 of 5 board members. 5 में से 2 बंदे हमारे, मेजोरिटी नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हाँ ये एसोसिएट है। ग्रुप 1 में से तो एसोसिएट कौन से, कस्तूर को, ठीक है। आगे ग्रुप 2 में पढ़े क्या हो रहा है। Acquisition of 21% of Danaton Co. However, the other 79% of Danaton Co. is owned by Gentico, a company with no links to Zekelco. ठीक है, इसमें हमारा वो कोई रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। सेकंड, Acquisition of 70% of Ahenco. Zekelco has been able to direct the operating policies of Ahenco for many years and has exercised that right. नहीं, एबिलिटी टू डायरेक्ट आ गया तो एबिलिटी टू डायरेक्ट तो कंट्रोल होता है। तीसरा, Acquisition of 15% of Fumitco. Zekelco can appoint one of Fumitco's 5 board members. No party can appoint more than 2. 5 में से एक बंदा हमारा है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो इसका मतलब है ग्रुप 2 में से एसोसिएट कौन सी है, ये फ्रूनिट को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अभी देखो आइडेंटिफिकेशन के सवाल है, इनको गौर से पढ़ना पड़ता है। एक छोटी सी गलती, आंसर गलत। जैसे वो पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 12 में जो ग्रुप टू में जो पहली कंपनी थी वहां पर 21% होल्डिंग थी और उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब 21% होल्डिंग को हम आंखें बंद करके कहते हैं एसोसिएट है, लेकिन पढ़ना है आंखें बंद नहीं, आंखें खोल के पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सर प्लीज पढ़ें। Which two of the following correctly reflect the accounting treatment for the government grant that could be adopted by Millhouse Co. in its financial statement for the year 30th September 20x9? ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट देखनी है, इनमें से कौन से दो बता रहे हैं, पढ़ें जी। Millhouse Co. received a government grant on 1st October 2018. The grant was to help fund rental cost of a factory in an urban regeneration area. लो जी, The ये वो conditions फिर of the रेवेन्यू grant ग्रांट आ गई है। हाँ जी, आगे जी। The conditions of the grant were that the factory must be rented and used for at least 1 year. Millhouse Co. rented a factory from 1st July 2019 and was confident that the conditions of the grant would be met. Millhouse Co. owns the other factories in different areas. ठीक है, अब जी सिनेरियो पढ़ते हैं, ऑप्शन ए पढ़ें। Recognize the grant as in full as other income in statement of profit or loss. नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं, आगे जी। Deduct the full amount of grant from the cost of factories in statement of financial position. नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं।
Deduct the 3 months of grant income from the factory rental expense in the statement of profit or loss. हाँ, क्योंकि देखो ना 1 जुलाई को बेसिकली हुआ ना, तो 1 जुलाई को कंडीशन मीट हो रही, तो जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ 3 महीने का मैंने रिकॉर्ड करना है। तो 3 महीने की ग्रांट एज इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो इनकम सॉरी रेवेन्यू ग्रांट को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके थे। एक तो ये था कि इसको अलग से इनकम रिकॉर्ड कर लें, दूसरा ये था कि जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें से माइनस कर लें। तो जो फैक्ट्री रेंटल एक्सपेंस है उसमें से माइनस कर लें। यस, दैट्स अ ट्रू आंसर फॉर दैट। आगे जी, एक तो ये हो गया, ऑप्शन डी पढ़े। Deduct the 3 months of grant income from the factory rental expense in the statement of profit or loss. दोनों तरीके ठीक है, 3 महीने के अंदर इनकम रिकॉर्ड कर लो या एक्सपेंस में से माइनस कर लो, अभी मैंने बताया आपको। तो इसके जो करेक्ट आंसर बनते हैं वो ऑप्शन सी एंड डी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हाँ जी सर, पढ़े। What amount should be shown in consolidated retained earnings in the statement of financial position as at 31st December 2014? Greenco acquired 70% of Blueco on 1st January 2014. At 31st December 2014, the equity of both companies was as follows. Share capital of Greenco was 20 million and share capital of Blueco was 20 million as well. Retained earnings of Greenco were 116 million and Blueco's retained earnings were 30 million. At the date of acquisition, the fair value of Blueco's net asset is 40 million and goodwill is calculated to be 25 million. At 31st December 2014, 20% of this goodwill is to be written off due to impairment. Non-controlling interests are measured at full value, at fair value. ठीक है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में देखो सबसे पहले तो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी, वो कितनी है 116, और सब्सिडियरी का पोस्ट एक्विजिशन जो शेयर है वो आना होता है। पोस्ट एक्विजिशन शेयर कैसे आएगा? एक्विजिशन डेट पे उसके नेट एसेट्स बताए हैं 40 के, ठीक है, और जो इसके रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स हैं वो कितने हैं? 1 जनवरी X4 है और 31 दिसंबर X4 पे क्या हो रहा है? 30 + 20 50 हो गए, ठीक है। तो 50 - 40 ये आ गया 10 का इंक्रीज। इस 10 में 70% जो है वो पेरेंट के उधर जाना है। 10 का 70% कितना बना? 7, ठीक है। उसके बाद गुडविल की इंपेयरमेंट कहता है 20% गुडविल की इंपेयरमेंट है। गुडविल कितनी थी? 25 मिलियन की। तो 25 मिलियन का 20% बनता है जनाब 5 मिलियन। तो 5 मिलियन की गुडविल इंपेयरमेंट है वो वहां से माइनस हो जाएगी। यानी बेसिकली हो क्या रहा है कि 116 मिलियन की जो रिटेन अर्निंग्स पेरेंट की है, इसमें सब्सिडी वाला जो ऐड करना है तकरीबन वो है 7 मिलियन, और जो गुडविल इंपेयरमेंट है उसका जो पेरेंट शेयर माइनस करना है 5 का 70% एज 3.5, ठीक है। तो 7 ऐड करना है, 3.5 माइनस करना है, तो इफेक्टिवली 3.5 ऐड होगा। तो आंसर आपके पास ग्रुप रिटेन अर्निंग्स जो आ रही है उसका आएगा 119.5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जी अली भाई प्लीज पढ़ें। Indicate which of the options below should be recognized as intangible assets by dragging and dropping the appropriate option into the gray target box. Good Designs Co. is considering the following potential assets for inclusion in its statement of financial position. अब हमने बेसिकली ये देखना है कि कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। ऑप्शन ए पढ़ें। Brand name developed by New Designs Co. worth 10 million. नहीं, ये नहीं है। सेकंड, 2.5 million spent on new equipment to develop a new successful product. नहीं, ये भी नहीं है। फिर जी, 3 million spent on a license to operate a production facility for 6 years. हाँ ये ठीक है। फिर जी, 1.5 million spent on training customer service staff expected to increase revenue by 5 million. नहीं, ट्रेनिंग ये नहीं आती। फिर 2 million spent on an advertising campaign expected to increase revenue by 20 million. नहीं, ये रेवेन्यू है। फिर 3 million paid to acquire the brand name Fast Designs. हाँ ये ठीक है। फिर जी, 1 million spent on construction of a product prototype before its launch. प्रोटोटाइप ये ठीक है, उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की आता है डेफिनेशन में। फिर जी, 2 million paid as goodwill when acquiring Unique Co. गुडविल पे इंटेंजिबल एसेट, तो उसका मतलब कौन कौन सा आ रहा है? अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज कर लूँ, नंबर दे दूँ, तो टोटल 8 बनते हैं। तो 8 में से किस किस को रिकॉर्ड करना है? 3, 5, सॉरी 3, 6, The brand name 7 और 8, ठीक है। 3, 6, 7 और 8 brand name develop नहीं आएगा? डेवलप्ड बाय न्यू डिजाइन्स को वर्थ 10 मिलियन। जो हमने खुद डेवलप किया वो तो इंटरनली जनरेटेड है ना भाई, उसको क्यों रिकॉर्ड Okay, sir. करोगे? ध्यान Okay, से। sir. Yes, sir. खैर, ये मैं इसके आंसर्स भी आपको भेज दूंगा, तो इसके आप रीजंस भी देख सकते हैं कि क्यों क्या चीज़ नहीं है।
अच्छा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जी सर, प्लीज पढ़िएगा। Calculate the carrying amount of the investment in BranchCo in the consolidated statement of financial position of RootCo as at 31st December 2017. ठीक है। RootCo acquired 30% of the 100,000 equity shares in BranchCo for $7.5 per share on 1st January 2017, when हम्म, BranchCo had retained earnings of $460,000 and a balance on revaluation surplus of $50,000. ठीक है। वो At the एसोसिएट year-end है, date, एसोसिएट की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आएगी जी? 1 लाख शेयर थे जिसका हमने 30% खरीदा, कैश कितना पे किया? 7.5 पर शेयर। तो 30,000 जो सा है उसका 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो आंसर में देखा है 225,000 की आ रही है आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ें। at the year-end date of 31st December 2017, BranchCo had retained earnings of $370,000 and a balance of $70,000 on revaluation surplus. हम्म, RootCo considered that its investment in BranchCo had suffered an impairment loss of $40,000. अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में जो हमारा शेयर है वो 30% है। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में रिटेन्ड अर्निंग्स में शेयर कितना आएगा जी? 460 माइनस 370 इसका 30%, नहीं 460 से 370 बजाय लॉस हो रहा है, तो ये जो सा 27,000 माइनस हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर देखें तो एक्विजिशन पे कितना था 50 और रिपोर्टिंग डेट पे कितना 70, तो ये 20,000 का इंक्रीज आया। 20,000 का जो इंक्रीज है उसमें हमारा 30% शेयर आ जाएगा 6,000, ठीक है। और इसके बाद जो hमारी इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट हुई है 40,000 वो माइनस करेंगे, कैरिंग वैल्यूज की आ रही है जी 164,000 की। क्वेश्चन नंबर 117 सर पढ़े। What are the balances at 31st December 2015 on the revaluation surplus and the deferred tax liability? हम्म, A complete statement of financial position at 31st December 2014 included land at cost of $200,000 and a deferred tax liability of $60,000. ठीक है। On 1st March 2015, the land was professionally valued at $250,000. This valuation was incorporated into financial statements for the year to 31st December 2015. अच्छा, ये No other लैंड कितने में चला गया? 2.5 लाख पे, पहले था 2 लाख पे, तो उसका मतलब 50,000 का रिवैल्यूएशन गेन है और इस पे 20% टैक्स लगेगा। 50,000 का 20% बनेगा 10,000। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे पास ओपनिंग थी 60,000 की, ठीक है। 60,000 में से 10,000 का तो ये इंक्रीज आ गया। अच्छा, आगे पढ़े। No, the non-current assets have been revalued. Other taxable temporary differences increased during the year to 31st December 2015 by $40,000. ठीक है, The उनको relevant rate of tax अदर जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है इनका इंक्रीज है 40,000 का, तो 40,000 का 20% कितना बनता है? 8,000। तो इसका मतलब है 60,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, तो ये 78,000 का आपको बनता है जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस पे कितना बैलेंस है? 50,000 माइनस 10,000 40,000, तो 40,000 और 78,000 आंसर मेरे ख्याल में तो ऑप्शन सी है इसका। ये देखो यहाँ पे भी सी लगाया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हाँ जी, पढ़ें जी। Which of the following should be accounted for as subsidiaries in the consolidated statement of Presco? Number one, Gilbert Co. Presco currently owns 40% of the share capital of Gilbert Co. and holds options to purchase another 20%, which it can exercise immediately. अब देख 40% शेयर हमारे पास है और 20% हम इमीडिएटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है मेरे अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन लेगा तो मैं 20% शेयर्स और बना लूंगा अपने, तो मेरे 60% हो जाएंगे। तो ये मेरी सब्सिडरी है। सेकंड, Presco owns 60% of Grovisco and has appointed the majority of board of directors. ये तो क्लियर कट सब्सिडरी है। तीसरा, Presco owns 80% of Rockco. Rockco is loss-making and Presco is considering selling it in near future. ठीक है, सेल करना किया तो नहीं है, लॉस मेकिंग है तो क्या मतलब सब्सिडी नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब है तीनों सब्सिडीज है, तीनों को कंसोलिडेट करेंगे। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 सर प्लीज पढ़ें। Which of the following procedures directly verifies that the relevant balances are faithfully represented? ठीक है। According to the conceptual framework for financial reporting of the International Accounting Standards Board (IASB), verifiability means that different knowledgeable and independent observers could reach a consensus of faithful representation. ठीक है, A. देखना है इनमें से कौन सा Confirming the ठीक है जो cash, उसको वेरीफाई करता है। हाँ जी, पढ़ें। confirming the cash balance by conducting a physical count of cash. कैश बैलेंस को कैसे कंफर्म करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे? फिजिकल कैश को काउंट करके दे तो ठीक है, वेरीफाई करता है। सेकंड पढ़ें। Confirming the inventory by reviewing year-end list of inventory. इन्वेंट्री की लिस्ट को देखने से इन्वेंट्री वेरीफाई होती है? नहीं, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना पड़ता है। तो ये तो गलत कह रहा है, ये वेरीफाइबिलिटी की मेरी नहीं है। फिर तीसरा,
Confirming a revaluation of land by agreeing the revaluation surplus to a minute of the board meeting where the directors agreed its estimate. रिवैल्यूएशन को कंफर्म करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट जो वैल्यू है उसकी रिपोर्ट देखनी पड़ती है कि उसने क्या वैल्यू बताई थी, ठीक है। बोर्ड मिनट्स में दोनों से गलत भी लिखा जा सकता है ना, ठीक है। आगे भी पढ़े। Yes, sir. Confirming the carrying amount of receivables by reviewing the year-end estimate statements issued to customer at that date. नहीं, ऐसे नहीं। कस्टमर अगर रिसीवेबल्स की वैल्यू आपने वेरीफाई करनी है तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हो, आप रिसीवेबल्स को लेटर भेजते हो, ठीक है, और उनसे कंफर्म करते हो कि क्या बाकी उनसे हमने उनसे इतने पैसे लेने भी हैं या नहीं लेने। अगर मैं अपने स्टेटमेंट देख रहा हूँ तो जो जो स्टेटमेंट हमने इशू की है, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली क्या नाम है इसमें एरर का चांस है ना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई करना, तो ऑब्वियसली मुझे किसी और चीज के साथ उसको कंफर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाइबिलिटी को जो कंफर्म कर रहे हैं आंसर वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, आगे पढ़े। What is the total charge to profit or loss for the year ended 31st December 2014? During the year ended 31st December 2014, Bloopco incurred expenditure on two projects. Project 1. Project 1 cost relates to the evaluation of alternatives for improved production systems to be implemented during 2015 and 2016. The company spent 1 million on related salaries and materials and 2 million on a design equipment which had an expected life of 4 years. अब ये दोनों चीजें जो हैं ये रिसर्च है कि डेवलपमेंट है? प्रोजेक्ट 1 जो है क्या रिसर्च है कि डेवलपमेंट है? एवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, तो एवेल्यूएशन किस में आता है, एवेल्यूएट करना रिसर्च में आता है, तो इसका मतलब है ये आप किधर रिकॉर्ड कर देंगे, एक्सपेंस में, ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें दो चीजें हैं, एक उसने जैसे सैलरीज पे लगाए हैं पैसे, सैलरीज का जो 1 मिलियन है वो तो एक्सपेंस में जाएगा। दूसरा जो अल्लाह भला करे आपका ये जो इसने लगाया है डिजाइन इक्विपमेंट डिजाइन पे जो कि 4 साल पे है, तो इस 2 मिलियन में से आपने कितना रिकॉर्ड करना है अपने पास, डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 साल थे। तो अभी जो अभी आपके पास एक्सपेंस में जाना चाहिए वो कितना है, 0.5। तो टोटल जो प्रोजेक्ट 1 से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए वो बनता है 1.5। हाँ जी, प्रोजेक्ट 2 पढ़े। Project 2 involves the testing of a new product which will be introduced to the market in 2015 and is expected to generate profits over a 4-year period. अच्छा, The अगले company साल spent वो 4 होना है, अगले साल जो सा वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होना है, तो टेस्टिंग पे पैसे लगे हैं तो डेवलपमेंट पे है। अच्छा, आगे क्या कहता है जी? The company spent 4 million on salaries and materials. The policy is to charge full year's depreciation on assets. अच्छा, अभी इस पे डिप्रिसिएशन तो चार्ज हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो अभी अंडर डेवलपमेंट है, और इसकी जो सैलरीज पे पैसे लग रहे हैं वो तो एसेट में जाएगा। अब बेसिकली उसने पूछा 31 दिसंबर X4 पे प्रॉफिट लॉस में क्या जाना है, तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट ए पे वाले जो पैसे लग रहे हैं 1.5 मिलियन वो जाएगा। इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जो OTQs पे चलते हैं। 20 MCQs मैंने डाले थे और 2 OTQs डाले थे, बात उधर ही बनती है। लेट्स सी, सेक्शन बी का जो पहला OTQ है, 3 देखो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, प्रोजेक्ट 324, 325 और 326। क्या कहता है, पहले जरा प्रोजेक्ट्स पढ़ लेते हैं और जरा देखते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या है, फिर रिक्वायरमेंट वाइज चलते हैं। हाँ जी, पढ़े जी। Project 324. The project commenced on 1st April 2016 and incurred total cost of 15 million during the period to 31st December एक मिनट, ये 2016 ऊपर on इसने और भी अंग्रेजी लिखी थी। कहता है विल रॉब को हैज द फॉलोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट 31 मार्च X7। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इनमें से कोई डेवलपमेंट होगा सिर्फ वो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज वो उधर जाएगा प्रॉफिट लॉस में। अच्छा, 324 के बारे में प्लीज दोबारा से पढ़िएगा। The project commenced on 1st April 2016 and incurred total cost of 15 million during the period to 31st December 2016 on pro rata basis. On 30th June 2016, the directors were confident that the project met the capitalization criteria of IAS 38 intangible assets. The project was completed and began to generate revenue from 1st January 2017. It is estimated that the project will generate revenue for 5 years. अच्छा, अब क्या हुआ जी, अप्रैल से दिसंबर तक उसने पैसे लगाए उसमें 15 मिलियन, ठीक है। कहता है ऑन प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा बेसिस का मतलब है इक्वली हर मंथ पैसे लगे। डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंट हुए हैं 30 जून को, इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की जो कॉस्ट है सिर्फ उसको मैंने रिकॉर्ड करना है एसेट में। पीछे जो 3 महीने थे अप्रैल, मई और जून, वो 3 महीने कहाँ जाएंगे, एक्सपेंसेस में, ठीक है। 1 जनवरी से उसके रेवेन्यू आना शुरू हो गए हैं, तो उसका मतलब है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स पे अमोर्टाइजेशन भी लगाई जा सकती है, विच कैन बी ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया प्रोजेक्ट 324। 325 पे आते हैं।
The project commenced on 1st September 2016. Cost of $20,000 per month were incurred until 31st January 2017 when the project was abandoned. The specialist equipment that had been purchased for Project 325 were transferred for use in another of Wilrop Co's research projects. अच्छा, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था इसने सितंबर में और 31 जनवरी को इसने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, आगे 326 पे क्या हो रहा है? The project commenced on 1st January 2017. Costs of $40,000 per month were incurred until 31st August 2017 when the directors increased the spend to $60,000 to complete the project quickly, as a potential buyer had been identified on 20th July 2017. The directors had not been confident of success of the project until this point. डन, ठीक है। अब हमारा ईयर एंड इसने बताया 31 मार्च है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है। जैसे पहला सवाल जो है उसने पूछा विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड बाय IAS 38 इन रिलेशन टू ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल। कौन से ऐसे हैं जिनकी अमोर्टाइजेशन करनी है? पढ़े जी। ऑप्शन ए, Intangible assets should be amortized over the expected useful life or not at all if the useful life is deemed to be unidentifiable. यस, ये तो हमने बात की थी। अगर इनडेफिनेट लाइफ है तो उसको अमोर्टाइज नहीं करना, और अगर लाइफ है तो फिर उसको अमोर्टाइज करो। ये तो ठीक है, बी पढ़े। Intangible assets should not be amortized but instead reviewed for impairment losses only. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा जी, Intangible assets should be amortized on the basis of expected pattern of consumption of the expected future economic benefits. हाँ, जब उसकी अमोर्टाइजेशन लग रही थी एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन पे लग रही है। ऑप्शन डी पढ़े। Intangible assets should not be amortized or impaired and instead simply carried forward at their original cost until sold or scrapped. कसम से मैंने अकाउंटिंग बनाई थी तो मैं कहता यही ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने नहीं बनाई तो ये गलत है। क्वेश्चन 2, हाँ जी। Which two of the following statements are true in relation to IAS 38 intangible assets? Option A. IAS 38 requires the revaluation of intangible assets where a company has chosen to revalue its tangible non-current assets. ऐसी कोई बात है कि No, टेंजिबल sir. को अगर रिवैल्यू करना है तो फिर टेंजिबल को रिवैल्यू करना है? नहीं, गलत कह रहे। फिर बी पढ़े। IAS 38 does not permit the revaluation of any intangible assets in any circumstances. नहीं, इसमें लगता है नींद पूरी नहीं की हुई अपनी। ऑप्शन सी पढ़। IAS 38 permits the revaluation of intangible assets only if there is an active market for such assets. हाँ, ये स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर उनकी एक्टिव मार्केट है फिर रिवैल्यू करो, क्योंकि जब तक एक्टिव मार्केट नहीं होगी तो उनकी फेयर वैल्यू निकालना मुश्किल काम हो जाएगा। टेंजिबल की फेयर वैल्यू निकालना एक अजाब का काम है, तो इंटेंजिबल की निकालना तो और मुश्किल हो जाएगा अगर उसकी एक्टिव मार्केट नहीं। फिर जी ऑप्शन डी। IAS 38 requires that the initial recognition of intangibles must be at cost. हर एसेट की इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट पे होती है, अनलेस अनटिल वो एग्रीकल्चरल एसेट है, क्योंकि उसको इनिशियली और बाद में रिकॉर्ड करना तो फिर कॉस्ट टू सेल। तो इसका आंसर बनता है सी एंड डी। क्वेश्चन 3, हाँ जी पढ़ें। In accordance with IAS 38 intangible assets, what is charged to statement of profit or loss for the year ended 31st March 2017 in respect of project 324? प्रोजेक्ट 324 पे पैसे लगे थे 15 मिलियन अप्रैल से दिसंबर। तो 15 मिलियन का अगर मैं डिवाइड कर लूँ 9 पे तो पर मंथ जो पैसे लगे वो थे 1.67 मिलियन, ठीक है। तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले 3 महीने तो प्रॉफिट लॉस में जाना था, वो था जनाब 5 मिलियन। तो 15 में से 5 मिलियन प्रॉफिट लॉस में गया तो 10 मिलियन एसेट रिकॉर्ड हुआ। उस 10 मिलियन को डिवाइड करना है 5 पे इंटू 3/12, 3 महीने की अमोर्टाइजेशन लगानी है। तो 0.5 प्लस 5 टोटल बनता है 5.5 मिलियन, जो कि कहाँ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, जिसमें 0.5 मिलियन की अमोर्टाइजेशन है और जो 5 मिलियन है वो पहले 3 महीने की कॉस्ट है जिसमें क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे थे। इसका आंसर ऑप्शन नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी पढ़े। In accordance with IAS 38 intangible assets, which of the following are true or false in respect of accounting treatment of projects 324 and 326? ठीक है, The cost for project 325 should be expensed in the statement of profit or loss for the year ended 31st March 2017. हाँ ठीक है, वो तो अमेंडमेंट हो गया था तो उसको तो अपने एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, वो तो एक्सपेंस में जाएगा। फिर जी, The specialist equipment which was purchased for project 325 should not be depreciated as it has only been used in abandoned or research projects. फॉल्स। फिर The cost for project 326 should be included as an asset in the statement of financial position as at 31st March 2017.
ना भाई ना, क्यों एसेट रिकॉर्ड करना, वो तो रेवेन्यू चेक तो के तौर पे जाएगा ना, क्योंकि वो तो किसी और के लिए बना रहे हैं। तो पहला ट्रू है, तो बाकी दोनों फॉल्स है। नंबर 5 पे है। Which of the above costs would be capitalized as intangible assets in accordance with IAS 38 intangible assets? ठीक है। During the year ended 31st March 2018, Will Robco incurred the following costs. अच्छा, अब ये अगले साल 31 मार्च 17 से 18 पे आ गया, तो इसका मतलब है इसका सिनेरियो के साथ तो ताल्लुक नहीं है। पढ़ें जी। Number one, 400,000 in staff costs incurred in updating a computerized record of potential customers. नहीं यार, सॉफ्टवेयर जैसे आजकल लोगों के अपडेट हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो कॉस्ट है वो तो आपके पास एक्सपेंस में जाएगी, एसेट तो नहीं रिकॉर्ड होगा। फिर जी, और स्टाफ कॉस्ट है वैसे। फिर जी। $800,000 for purchase of a domain name for the website of a company making substantial online sales. नहीं। फिर जी। 4 million for a patent purchase to improve the production process with an expected useful life of 3 years. पेटेंट ठीक है, खरीदो, सही है। तो इसका मतलब सिर्फ थर्ड वाले को एसेट रिकॉर्ड करना, आंसर होगा ऑप्शन बी। ये चीज पहला होती क्यों। अभी इसमें इंटेंजिबल एसेट को बड़े अच्छे तरीके से पूछा हुआ था। अच्छा, दूसरा जो ओटीक्यू है ये अब आपके पास उसका है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। सो आई डोंट नो मार्क कैसे हुआ था, लेकिन अगेन इसकी मार्किंग गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये इसके आंसर तो पुराने के अकॉर्डिंग दिए ना, तो हमें साथ साथ इसके आंसर्स भी अब अमेंड करने पड़ेंगे। सो देखते हैं जी क्या कह रहा है। अली भाई पहले तरह सिनेरियो पढ़ दें। The following details relate to 3 of Campbell Co.'s contracts. Contract 1. Contract 1 has a total price of 9 million and commenced in 2017. Total costs are expected to be 7 million. The progress towards completion is assessed at 90% at 31st December 2018. Progress was measured at 20% for the year ended 31st December 2017. अच्छा, अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ना जो 2 साल चल रहा है, जैसे इसने बताया कि 31 दिसंबर 17 और 18 दोनों पे परसेंटेज बताई हुई है। 17 पे 20% कंप्लीट था, 18 पे 90% कंप्लीट है। तो मैं 20% पे भी इसके प्रॉफिट लॉस के एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा और 90% पे भी बनाऊंगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फॉर द ईयर है, जो कि प्रॉफिट लॉस में जाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x8। ठीक, आगे जी कॉन्ट्रैक्ट 2। Contract 2 commenced in December 2018 and is expected to generate a profit of 3 million. It is too early in the contract to assess progress towards completion. Campbell Co. has spent 0.2 million so far, all of which is expected to be recoverable from the customers when Campbell Co. sends its first invoice in 2019. ठीक है। तीसरा। Contract 3 relates to the sale of equipment to a customer for 2.36 million on 1st July 2018. The sale included 0.4 million for installation of the equipment and 0.2 million relating to a 12 months after sales support. The equipment was installed on 1st July 2018. हमारा ईयर एंड क्या था, जुलाई में किया ना सेल। और से फॉर 1st एग्जांपल December. अगर दिसंबर ईयर एंड है, तो हाँ ये 31 दिसंबर लिखा था। तो अगर दिसंबर मेरा ईयर एंड है, तो इसका मतलब है इंस्टॉलेशन वाले तो मैं पूरे रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन जो सर्विस वाले मैं सिर्फ 6 महीने का रिकॉर्ड करूंगा। तो पॉइंट 2 अगर 12 महीने का है, तो जुलाई से दिसंबर का पॉइंट 1 होगा। इसका मतलब है रेवेन्यू में मुझे 0.5 मिलियन रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 0.1 मिलियन है वो मेरे लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड कर दूंगा डेबिट रेवेन्यू के तौर पर। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सर पढ़े। Which of the following correctly reflects how revenue should be recognized in accordance with IFRS 15 revenue from customers with revenue from contracts with customers? Option 1. Revenue should be recognized as an entity satisfies a performance obligation. करेक्ट। Progress towards completion on a contract should be measured solely on an input basis. नहीं, वो इनपुट भी था आउटपुट भी था, तो ये तो गलत है। सेकंड पढ़े। What revenue should be recognized in respect of Contract 1 in Campbell Co.'s statement of profit or loss for the year ended 31st December 2018? अच्छा, अब कैंपल की जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो थी 9 मिलियन, ठीक है। पिछले साल वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट था 20%, इस साल कंप्लीट है 90%। तो 9 2 18, मतलब पिछले साल 1.8 रिकॉर्ड हुआ था रेवेन्यू में, ठीक है। इस साल 9 9 81, ठीक है, 8.1। तो अब 8.1 माइनस 1.8, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये जाना है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। जैसे ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में भी दिया हुआ, तो 8.1 माइनस 1.8 इज 6.3। तो 6.3 मिलियन है जो जाना है। अब देखो यहाँ पे इसने मिलियन का साइन डाला हुआ है, तो आप 6.3 लिख दोगे। अगर उसने ट्रिपल जीरोस लगाया होता तो मुझे 6300 लिखना पड़ता। उसने सिर्फ डॉलर का साइन डाला होता तो मैं पूरा 630000 पूरा लिखता। एग्रीड। Yes, sir. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर
चलते हैं 3 पे। सर प्लीज पढ़ें। Which of the following items would not be recorded in financial statements for 2018 of Campbell Co. in respect of contract 2? अच्छा, Option कॉन्ट्रैक्ट A, 2 में revenue. उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। Option A, revenue of 0.2 million. ठीक है, Option B, कॉस्ट cost ऑफ of sales. सेल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब ये जरा देखते हैं क्या कहता है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वो था प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट ना, और 3 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, और इट इज टू अर्ली इन द कॉन्ट्रैक्ट टू असेस द प्रोजेक्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। कैम्पबेल हैज स्पेंट 0.2 मिलियन, ऑल ऑफ द व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो सही है वो, मतलब अभी उसकी परसेंटेज कंप्लीशन नहीं निकाली जा सकती, तो फिर हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में सिर्फ उतना रिकॉर्ड करेंगे जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे। तो 0.2 मिलियन हमने स्पेंड किए, ये हम समझते हैं कि वापस मिल जाएगा, तो ठीक है इसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन उसने पूछा क्या रिकॉर्ड नहीं हो सकता, रेवेन्यू में जाएगा 0.2, कॉस्ट में भी जाएगा 0.2, 0.2 में मिलने कस्टमर से मिलना है वो एसेट भी है, हाँ लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि उसमें जब क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो डी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। चौथे सवाल में क्या कहता है, हाँ जी पढ़े जी। What revenue should be recognized in respect of contract 3 in Campbell Co.'s statement of profit or loss for the year ended 31st December 2018? ठीक है, वो तुमने निकाला था कॉन्ट्रैक्ट 3 वाला, ये वैल्यू चेंज आ रही है, 2.6 आ रहा है, वो पैसे मिले कितने थे कॉन्ट्रैक्ट 3 पे, सेल ऑफ इक्विपमेंट है 2.36 का, ठीक है, और इसमें 0.4 तो ये था, तो ये तो ठीक है, इंस्टॉलेशन का तो मसला नहीं है, तो ये जो था ना 0.2, इसमें से 0.1 रिकॉर्ड नहीं करना था, तो 2.36 में से मैं रिकॉर्ड करूंगा 2.26, ऐसे ही सर 2.26 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बनता है मेरे हिसाब से, इसने देखो कैलकुलेशन में भी आंसर में भी ऑप्शन सी बताया होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। Which of the following correctly describes how Campbell Co. should recognize this transaction? अच्छा, अब ये इसका सिनेरियो ऊपर दिया हुआ है, इसका पिछले सिनेरियो के साथ तो ताल्लुक नहीं है, अब इस तरह की हरकत भी कर देता है, पढ़े जी। Campbell Co. offers its customer an accessory for the equipment that it sells in contract 3. Campbell Co. does not manufacture the accessory itself but has an agreement with the manufacturer to sell the accessory on the manufacturer's behalf. Campbell Co. places the order with the manufacturer and the manufacturer delivers the accessory direct to the customer. The customer pays Campbell Co. for the accessory and Campbell Co. then deducts 3% commission before paying the manufacturer. An बेसिकली हो accessory क्या is रहा है, delivered. बेसिकली हो क्या रहा है, कस्टमर इसको ऑर्डर करता है, ये आगे ऑर्डर कर देता है, ठीक है, वो डायरेक्टली चीजें उसको डिलीवर कर देती है, कस्टमर मुझे पैसे देता है, मैं 3% कमीशन काट के आगे पे कर देता हूँ, तो इसका मतलब मैंने तो कमीशन रिकॉर्ड करना है। आगे कहते हैं an accessory is delivered to the customer, one of the Campbell Co customer on 10 December 2018, ठीक है, with the customer which the customer has accepted and will pay 50,000। 50,000 का 3% कितना बनेगा, 50,000 का 3% बनेगा मेरा ख्याल है 1,500, ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1,500 रिकॉर्ड करना रेवेन्यू। ऑप्शन पढ़े ये जरा क्या कह रहे हैं। 50,000 should be recognized as revenue by Campbell Co. when the accessory has been delivered and accepted by the customer. गलत। सेकंड, 1,500 should be recognized as revenue by Campbell Co. when the accessory has been paid for by the customer. जब कस्टमर पे करेगा मैंने रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है, नहीं भाई एक्रूअल फौरन रिकॉर्ड करो, गलत कह रहा है ये बी में, अमाउंट ठीक कह रहा है लेकिन टाइम गलत बता रहा है। फिर जी 1,500 should be recognized as revenue by Campbell Co. when the accessory has been delivered and accepted by the customer. सही है, ठीक कर दो, लॉक कर दो, सी आंसर। लो जी, ये तो हो गया जी एमसीक्यूज और ओटीक्यूज। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इस मॉक में आपके पास कंसोलिडेशन का सवाल डाला था। कंसोलिडेशन का सवाल डालने की एक रीजन ये थी कि जरा कंसोलिडेशन का भी मुझे जरा आइडिया हो जाए कि क्या हालात और वाकयात हैं आप लोगों के, ठीक है। ये कंसोलिडेशन का और इश्यूज का सवाल डिस्कस अभी करते हैं, और ये डिस्कस करने के बाद मैं आपको के साथ आप लोग के जो मॉक के रिजल्ट्स हैं वो भी शेयर करता हूँ, ठीक है, मेरे पास आ गए हैं, और फिर देखते हैं किसको कितनी और मेहनत की जरूरत है। आज है जी वेडनेसडे, ठीक है, एग्जाम इज ऑन नेक्स्ट व्हाट थर्सडे,
तो इसका मतलब एक हफ्ता है अभी। तो एक हफ्ता बहुत टाइम होता है वीक एरियाज पे काम करने के लिए। व्हाट आई कंसिडर एट द मोमेंट इज के सब लोग एक अच्छी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, वीक एरियाज कैन बी देयर, वीक एरियाज विल बी देयर। अब इस एक हफ्ते में आपने वीक एरियाज पे काम करना है कि अगर उन एरियाज में से कोई सवाल आ जाता है तो आप उसमें से 50% नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर ये आप करते हैं तो बड़े आराम सुकून से आप लोग अपना पेपर पास करते हैं। दूसरी जो एक चीज आप लोगों ने आज से ऑनवर्ड्स करनी है वो ये है कि ACCA की जो वेबसाइट पे मैंने बताया था टेक्निकल आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। अगर किसी ने टेक्निकल आर्टिकल्स को नहीं रीड किया तो उन टेक्निकल आर्टिकल्स को रीड करना शुरू कर दें, नंबर 1। सेकेंडली जो आपने काम करना है वो ये है कि ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही एग्जामिनर रिपोर्ट आती है। उस एग्जामिनर रिपोर्ट्स जितनी भी अवेलेबल हैं उन एग्जामिनर रिपोर्ट्स को जरा देखें, क्योंकि उन एग्जामिनर रिपोर्ट्स में कुछ MCQs OTQs दिए होते हैं जो कि एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते। अभी जैसे जैसे मैंने आपको MCQs और OTQs करवाए हैं, इनमें भी काफी सारे वो थे जो एग्जामिनर रिपोर्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उस एग्जामिनर रिपोर्ट को देखें, वेरीफाई करें। कुछ 2-4 एग्जामिनर रिपोर्ट्स होंगी जिनके MCQs मैंने इस पे नहीं डाले हुए, तो वो अगर आप देख लेंगे तो मेरा ख्याल है वो काफी ज्यादा नॉलेज एडिशन हो जाएगी आपके लिए। सो अगर मैं जाऊं जी OTQs के सवालात पे, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में। सो पहला जो सवाल है कंसोलिडेशन का है। पहले 7 नंबर की रिक्वायरमेंट में उसने कहा कैलकुलेट द consolidated goodwill at the rate of acquisition of Rakewood। और रिक्वायरमेंट बी में उसने कहा जी प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर लॉरेल को फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 16, ईयर एंडेड 30 सितंबर 16। दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है सब्सिडरी कब खरीदी है। पहली लाइन में लिखा हुआ है 1 जनवरी 16 लॉरेल एक्वायर्ड 60% इक्विटी शेयर ऑफ Rakewood। 1 जनवरी को खरीदा, सितंबर ईयर एंड है तो सब्सिडी मेरे पास रही 9 मंथ्स। प्रॉफिट लॉस बनाने तो सब्सिडी के सारे आइटम्स को करते जाओ 9/12। ये तो आप करते जाओ, ठीक है, आपको मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे। सब्सिडी को खरीदा 60% तो NCI 40% है, मतलब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI के लिए मुझे परसेंटेज भी मिल गई है। ठीक है, अच्छा अब वो कहते हैं जी Rakewood को उसने 60% खरीदा इन अ शेयर एक्सचेंज इन विच लॉरेल को इशूड 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स इट एक्वायर्ड इन एवरी शेयर्स इट एक्वायर्ड इन Rakewood। मतलब उसके हर 5 के बदले मैंने अपने 3 शेयर्स इशू किए। तो उसके हर 5 के बदले मैंने कितने इशू किए हैं जी? 3 शेयर्स। तो इसका मतलब है अब उसके जो शेयर्स कैपिटल है जितनी भी वैल्यू होगी इंटू 3/5, पहले तो उससे 60% लेना है, इंटू 3/5 ये वो शेयर जो मैंने इशू किए हैं और मल्टीप्लाई जो पेरेंट की शेयर प्राइस है। कहते थे शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय लॉरेल, ठीक है। एडिशनली ऑन 31 दिसंबर एक साल के एंड पे लॉरेल को विल पे द शेयर होल्डर्स ऑफ Rakewood 1.62 पर शेयर। तो ये एंड 30 सितंबर है, इसने 31 दिसंबर को पे करना है। तो ये करंट लायबिलिटी में आपके पास आ रही है अमाउंट और डेफर्ड कंसिडरेशन। 8% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो 8% के अकॉर्डिंग से आप उसको वो कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओगे। बेसिकली करेंगे क्या, सब्सिडी के जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 1.62, ये बनेगी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू द पावर 1। इसको आप यहाँ पे ले आओगे इस पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम से। अब इस पे 9 मंथ्स की 8% के अकॉर्डिंगली अनवाइंडिंग भी होगी, वो पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट में चली जाएगी। ठीक, अच्छा उसके बाद ये कहता है जी at the date of acquisition, shares in Laurel and Rakewood have a market value of 7 and 2। सब्सिडरी की भी मार्केट वैल्यू दे दी है तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू फैंसी निकालनी। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बताई है और उसके नीचे इक्विटी का एक्सट्रैक्ट दिया है जिसमें सब्सिडी के शेयर कैपिटल बताया है $15,000 और एक शेयर की वैल्यू $1 है, जिसका मतलब 15,000 शेयर है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है शेयर एक्सचेंज कैसे निकलेगा, 15,000 का 60% इंटू 3/5 इंटू 7, ये आ जाएगा शेयर एक्सचेंज। और फेयर वैल्यू फैंसी कैसे निकलेगा, 15,000 का 40% मल्टीप्लाई बाय 2। जो आपके पास डेफर्ड कंसिडरेशन है वो कैसे आएगी, 15,000 उसका 60% मल्टीप्लाई बाय 1.62 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू द पावर 1। सो अगर ये आप आंसर में देखें इसने कैलकुलेशन दी हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैलकुलेशन। जस्ट अ सेकंड, इसको 80% करता हूं। ओके अब थोड़ा विजिबल है। तो देखिए शेयर एक्सचेंज की वैल्यू इतना उसने निकाली जो आ गई 37,800। डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू भी सेम तरीके से उसने निकाली। अब 9,000 कहाँ से लाया है, 15,000 का 60% है, ठीक है, 13,500। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू 12,000। अब इसमें से माइनस क्या करें, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। नेट एसेट्स में सबसे पहले तो सब्सिडी का शेयर कैपिटल आ गया 15,000। रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पे उसने बताई हुई है जी साल के शुरू पे 25,000 की।
ये 25,000 फर्स्ट अक्टूबर की है, मैंने खरीदा उसको 1 जनवरी को, तो पूरे साल का जो प्रॉफिट था 10,400, उसमें से 3 महीने का ऐड किया। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आगे नोट्स में उसने बताई हुई है, वो दोनों यहाँ पे ऐड करके नेट एसेट्स की वैल्यू जब माइनस करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 16,500 की। अच्छा, अब अगर इसकी जो नोट्स है उनको मैं पढ़ ही लूँ, तो पहले नोट में उसने कहा जी एट द रेट ऑफ एक्विजिशन लॉरल कंडक्टेड अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज ऑन रेकवुड नेट एसेट्स व्हिच वर इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। एन आइटम ऑफ प्लांट व्हिच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 4 million अबव इट्स कैरिंग अमाउंट, प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, इस पे एक्सेस डिप्रिसिएशन भी आएगी 9 months की। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 2 years, तो 4 million डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9/12 ये आएगी एक्सेस डिप्रिसिएशन, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीए में से माइनस कर देंगे। सेकंड इसने कहा जी इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, सब्सिडरी की इन्वेंट्री ऑफ 800,000 हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1 million। इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 200,000 की, क्योंकि वो फेयर वैल्यू इसकी 1 million थी और इसकी जो कैरिंग वैल्यू थी वो 800,000 थी। तो 200 जो है यानी 2 लाख आप एक्विजिशन रेट के रिटेन्ड अर्निंग्स में जो नेट एसेट्स है उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद कहता है जी सर ऑल ऑफ दिस इन्वेंट्री वाज सोल्ड बाय 30 सितंबर 2006, ईयर एंड तक की सारी इन्वेंट्री सेल कर दी थी। तो अगर ईयर एंड तक मैंने सारी इन्वेंट्री सेल कर दी तो उसका मतलब है रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में ये 200 में ऐड नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक्विजिशन डेट पे इसका इम्पैक्ट आना है, और इसका प्रॉफिट और लॉस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आना। हाँ जी अली, आप कुछ पूछ रहे थे? सर अभी यहाँ पे लिखा हुआ था इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 800,000 थी, फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं या फिर ना करते हैं? एक ही बात है ना, इन्वेंट्री को तो उसकी कॉस्ट पे रखते हैं। मैंने क्योंकि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड तो सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं करना होता सर। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सब्सिडी हम खरीदते हैं, सब्सिडी के एसेट्स को तो मैंने उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है ना। ठीक है, अब फेयर वैल्यू ओके 1 million है, और हाँ वो ठीक है, इंडिविजुअल की आप बात ठीक कर रहे हो कि उसको इन्वेंट्री को हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन कंसोलिडेशन के केस में एक्सेप्शन ये है कि आपने जब सब्सिडी के एसेट्स को इनिशियली अपने पास रिकॉर्ड करना है तो वो आपने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, उनकी फेयर वैल्यू पे। तो अगर कोई एसेट ओके फेयर सर। वैल्यू पे नहीं है तो वो फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा नोट 2 में कहते हैं लॉरल पॉलिसीज टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, फॉर दिस पर्पस रेकवुड को शेयर प्राइस एट 1 January 2006 कैन बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यानी ये फेयर वैल्यू फैंसी निकालने के लिए नोट है, वो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। तीसरा नोट, Laurel Co traded with Rakewood Co for many years before acquisition. Sales from Rakewood to Laurel, subsidiary to parent sale है कि parent to subsidiary sale है? ये है जी subsidiary to parent sale है। ठीक है, Qatari has consistently been for throughout the year ended 30th September 2006 were consistently 1.2 million per month। मेरे पास 9 months रही है, तो इसका मतलब इंटरकंपनी सेल क्या होगी, 1.2 million into 9। ठीक है, Rakewood Co had made a markup on 20% on cost of these sales, और लॉरल had 1.8 million of these goods in inventory। अब इन्वेंट्री में 1.8 million की पड़ी हुई है, उसका 20/120 करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आपके पास आ जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्योंकि सब्सिडी टू पेरेंट सेल है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो ऐड होगा, नंबर 1। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीए में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो सब्सिडी का प्रॉफिट निकालते हैं ना, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीए, तो सब्सिडी का जो प्रॉफिट है 9 months का, उसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे। मूविंग ऑन, नोट नंबर 4 में कहता है Laurel Co's investment income consists of its share of dividend of 500,000 paid by Rakewood Co। अच्छा, Rakewood ने 5 लाख का डिविडेंड दिया, 5 लाख में से मुझे तो 80% मिला, 5 8 are 40, तो इसका मतलब है मेरी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसमें से 400 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, a dividend of 200,000 received from Artec Co, a 25% owned associate, which was held for several years। एसोसिएट का भी डिविडेंड आया हुआ है 2 लाख का। ठीक है, तो ये माइनस कर देना क्योंकि एसोसिएट को तो प्रॉफिट शेयर लेना होता है। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ आर्टिक को फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2006 वाज 2.4 million। तो उसके 2.4 million के प्रॉफिट में जो मेरा 25% शेयर है वो मैंने प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट बना के यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद कहते हैं resume except otherwise indicated all items of income and expenses accrue evenly throughout the year। There were no impairment losses within the group during the year ended 30 September 2006। ओके, सो ये सारी आपके पास वर्किंग सामने है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग अगर देख लें, पेरेंट सब्सिडी इंटरग्रुप सेल्स 9 months की आ गई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो 200 यहाँ पे ऐड की हमने, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो था वो हमने यहाँ पे ऐड किया, एक्सेस डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पे ऐड की, वो 9 months के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वर्किंग देखें तो रेवेन्यू में पेरेंट प्लस सब्सिडी माइनस वो इंटरकंपनी सेल, सब्सिडी 9 months का किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डायरेक्टली पेरेंट प्लस सब्सिडी की है, सिर्फ 9 months वाला, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कुछ नहीं आता। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है
वो उसने रिकॉर्ड की थी 400 इंटू 9/12। अब 400 इंटू 9/12 में की है, क्योंकि देखें पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कितने की है, 5 लाख की है। ठीक है, अब 5 लाख वो क्या था, जो उसको डिविडेंड मिला हुआ था सब्सिडरी से और एसोसिएट से, तो वो यहाँ पे माइनस कर दिया हमने पूरा का पूरा। ठीक है, इसको हमने सॉरी 60% खरीदा था, तो 5 लाख का इसने डिविडेंड दिया सब्सिडी ने, 5 लाख का 60% बनता है 3 लाख। तो 3 लाख हुआ है, 2 लाख सब्सिडी एसोसिएट ने दिया, तो ये दोनों आपने अलग अलग अगर माइनस यहाँ पे करके शो कर दें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। मतलब अगर मैं एग्जाम में हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इनकम 500 माइनस जो सब्सिडी से डिविडेंड मिला है 300 माइनस जो एसोसिएट से डिविडेंड मिला है 200 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट इनकम है 400 इंटू 9/12। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो आंसर इसका ये 300 ही आएगा। फिर एसोसिएट का जो प्रॉफिट था वो था 2.4 मिलियन, उसका 25% हमने ऐड किया। फाइनेंस कॉस्ट में वो पेरेंट, ठीक है, और उसके अलावा जो सब्सिडी की फाइनेंस कॉस्ट है वो किस तरह आ रही है, सब्सिडी की 0 है, पेरेंट को एक फाइनेंस कॉस्ट और पड़ रही है, वो क्या था, डेफर्ड कंसिडरेशन पे 8% का इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आ गई और हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। ये क्लियर है सबको? ये इन्वेस्टमेंट इनकम में जो आपने एसोसिएट जो आपने अभी ऊपर वर्किंग लिखी उसमें आपने 300 कौन सा माइनस किया? देखो सब्सिडरी ने कितने का डिविडेंड दिया है, सर 500,000 का। तो 5 लाख में से मुझे कितने परसेंट मिला होगा, इसका 60%। 5 लाख का 60% कितना बनता है, 5 6 ओके सर, ओके। 5 6 30। ठीक है, सर लेकिन हमने तो पूरे को नहीं रिमूव करना होगा। नहीं नहीं हमें तो जितना मिला उतना नहीं, रिमूव करना है ना। शेयर ऑफ डिविडेंड है सर, बल्कि शुरू में लिखा हुआ है उसका शेयर 500,000 का है। नहीं कहाँ लिखा, अ शेयर इट्स ऑफ शेयर ऑफ। डिविडेंड ऑफ 500,000 पेड बाय रेकवुड को, रेकवुड ने 5 लाख का डिविडेंड दिया, इसका शेयर हमने ऐड किया हुआ है, ये नहीं कहा कि शेयर 5 लाख है। ठीक है, ओके सर। समझ अब आपको? ओके, सो ये तो जी सवाल हो गया आपका जो कंसोलिडेशन वाला था। दूसरा जो सवाल है वो मुझे नजर आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, रेशियोज का। कंपनी का नाम है जी लैंडिंग को। अब लैंडिंग कंपनी है तो मुझे सवाल तो नहीं अभी याद, लेकिन अगेन लैंडिंग समझ के तो वो मेरे जहन में को एयरलाइंस को जहाज जहाज कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, को एयरपोर्ट्स की बातें आएंगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब एयरलाइन की बात करें तो एयरलाइन का नाम बड़ा मशहूर होता है, तो गुडविल की भी बड़ी जबरदस्त बातें आ सकती हैं जहन में। फिर एयरपोर्ट्स की अगर हम सॉरी इसकी एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस को एयरपोर्ट पे अगर किसी एयरपोर्ट पे उन्होंने जहाज लैंड करना है तो उसके लैंडिंग राइट्स खरीदने पड़ते हैं, उसका लाइसेंस होता है, तो लाइसेंसेस की बात आ सकती है। ठीक है, और लाइसेंस हो गया तो इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट की साथ बात चल रही होती है। और मतलब ये थोड़ी बहुत चीज़ें ज़हन में आनी चाहिए। ठीक है, जहाज वैसे बहुत बड़ा एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन इज एन बिगर कॉज ऑफ कंसर्न। खैर मूविंग ऑन, देखते हैं इस सवाल में हो क्या रहा है। अली भाई, would you please be kind enough to read the requirements? Yes, sir. Requirement A, after making adjustments to the financial statements of Arcveco, which you think may be appropriate for comparability purposes, restate revenue, cost of sales, finance costs, equity. Assume that your adjustments to profit or loss result in retained earnings of 2.3 million at 30th September 2016 and non-current liabilities. क्या कह रहा है, Requirement. उसने कहा है कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं देखने के बाद इन एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करो और बताओ रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, इक्विटी कितनी है और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है। 5 नंबर हैं और 5 चीजें हैं, लेकिन सब चीजों के नंबर 5 नहीं है। देखो मैंने मार्किंग स्कीम साथ खोली हुई है, रेवेन्यू बताने का आधा नंबर है 0.5, कॉस्ट ऑफ सेल बताने के 2 नंबर हैं, लोन इंटरेस्ट बताने का 1.5 नंबर है, फाइनेंस कॉस्ट जो है, इक्विटी बताने का 1.5 है और नॉन करंट लायबिलिटी बताने का 0.5 है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर ऑप्शन ए गलत किया तो ऑप्शन बी में जो कह रहे हैं रिकैलकुलेट द रेशियोज बेस्ड ऑन योर रीस्टेटेड फिगर्स, तो अगर मैंने फिगर्स को रीस्टेट ही गलत किया तो ऑब्वियसली रेशियोज भी गलत निकलेंगे। लेकिन रीस्टेटमेंट की वजह से नंबर जो कटेंगे वो सिर्फ ऑप्शन ए में कटेंगे, ऑप्शन बी में नहीं कटेंगे।
ऑप्शन बी में उसने देखना है कि क्या रेशियो कैलकुलेशन के जो फिगर आप चूज कर रहे हो वो चूज ठीक कर रहे हो, वो फिगर ठीक है गलत है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो ये 6 नंबर पूरे मिल सकते हैं स्टिल आपको, अगर आपने ये, मैंने कहा सारा ही गलत किया, स्टिल इस 6 में से आपको 6 नंबर पूरे मिल सकते हैं अगर आप रेशियो के फॉर्मूला में चीजें वहां पे सही तरह से शो करोगे। और तीसरा 9 नंबर के लिए क्या कह रहा है, कॉमेंट ऑन द परफॉर्मेंस एंड गियरिंग ऑफ आर्चवेको कंपेयर टू इट्स रिटेल सेक्टर एवरेज एज अ बेसिस फॉर एडवर्टाइजिंग लैंडिंग को रिगार्डिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ आर्चवेको। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। लैंडिंग को इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ आर्चवेको, लो जी कंपनी खरीदना चाह रहा है लैंडिंग कंपनी, रिटेल कंपनी, तो उसका मतलब हमने बेसिकली आर्चवे का सारा एनालिसिस करना है। तो मैं इसको खरीदूंगा तो उसके बाद जारी बात है रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल में भी फर्क पड़ेगा, मे बी उसकी इंटरेस्ट को कोई फर्क पड़ जाए या कोई और चीजें आ जाए, ठीक है। सो उसने कहा जी द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर्चवेको फॉर द ईयर एंडेड 30 फरवरी 6 आर, उसने ये रेवेन्यूज वगैरह सब कुछ बताया है, मुझे इनको फिगर्स को रीस्टेट करना है। एडजस्टमेंट्स देखते हैं जी, अली भाई एडजस्टमेंट्स पढ़िएगा। Archway pays an annual license fee of 1 million to Caudal Co., included in cost of sales for the right to package and sell some goods under a well-known brand name owned by Caudal Co. If Archway Co. is acquired, this arrangement would be discontinued. अच्छा Landing यहाँ Co. estimate ब्रेक मार देख, समझ रहे हैं ये उसको हुआ क्या है। वो कहता है वो लाइसेंस फी पे कर रहे हैं कार्डल को क्योंकि उसका ब्रांड नेम यूज करता है, अगर हम एक्वायर करेंगे तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में 1 मिलियन कम हो जाएगा, ऐसे ही है ना। आगे बढ़े। Yes, sir. The Landing Co. estimates that this would not affect Archway Co.'s volume of sales, but without the use of the brand name packaging, overall sales revenue would be 5% lower than currently. दो बस ठीक है, तो इसका मतलब है इसके दो इम्पैक्ट्स आ गए, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स जो अभी गिवन है उसमें से मैंने 1 मिलियन माइनस करना है, और रेवेन्यू जो अभी करे एट द प्रेजेंट मुझे गिवन है उसका 95% निकालना है, क्योंकि 5% कम हो जाएगा ना, तो 95% डायरेक्टली निकाल लो या 5% निकाल के माइनस कर दो, बात तो एक ही है। सेकंड एडजस्टमेंट, Archway Co. buys 50% of its purchases for resale from Caudal Co., one of Landing Co.'s rivals, and receives a bulk buying discount of 10% of normal prices. अब This ये तो एक discount is रोल है, not applied. ये तो एक रोल है, वो 10% के डिस्काउंट पे चीजें खरीद रहे हैं और जिससे खरीद रहा है वो मेरा राइवल है, जब मैं खरीद लूंगा इस कंपनी को तो मुझे तो वो डिस्काउंट नहीं देगा ना, मुझे कहना महंगी चीजें दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स को मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स एट प्रेजेंट अपने 90% पे है, तो पहले तो मुझे उसका वो जो है क्या नाम है उसको 100% पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि जैसे हाइडन वाले क्वेश्चन में किया था 100/90 करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद कहता है दिस डिस्काउंट डज नॉट अप्लाई एंड टू एनुअल लाइसेंस फी रेफर टू नोट 1 अबव, ठीक है। तो पहले वो कर लेना इसको 90/100, सॉरी 100/90, उसके बाद फिर लाइसेंस फी वापस लेस करना। दिस डिस्काउंट वुड नॉट बी अवेलेबल इफ आर्चवे इज एक्वायर्ड बाय लैंडिंग को, सारी बात। आगे तीसरा पॉइंट जी, The 4% loan notes have been classified as a current liability due to their imminent redemption. As such, they should not be treated as long-term funding. However, they will be replaced immediately after redemption by 8% loan notes with the same nominal value repayable in 10 years' time. ये तो है, लोन रिप्लेस होगा लेकिन फाइनेंस कॉस्ट अभी 4% पे कितनी हो जाएगी, 8%। अच्छा अब इसकी जो रेशियोज ने निकाली हुई थी सेक्टर की और इसकी अपनी जो थी वही मुझे दोबारा रिकैलकुलेट करनी है। रेशियोज कौन कौन सी है, रेशियोज देखें, पहली रेशियो पुट्ठी से पुट्ठी रेशियो दी हुई है उसने, एनुअल सेल्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर स्पेस, ठीक है। फ्लोर स्पेस के हिसाब से मतलब बेसिकली क्या करना है, सेल्स को डिवाइड करना है फ्लोर स्पेस पे। सेक्टर एवरेज कितनी है 8000, और इसने जो अपनी कैलकुलेट की हुई थी वो कितनी थी 7833। अब मैं जो रीएडजस्टेड निकालूंगा रेवेन्यू उस पर निकालना है मुझे, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट एसेट टर्नओवर, बेसिकली एसेट टर्नओवर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इस तरह से चल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट खुद बता रहा है ब्रैकेट में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कह रहा है, और गियरिंग डेट डिवाइड बाय इक्विटी फॉर्मूला आपने ये यूज करना है। अच्छा इसकी गियरिंग देखो निल है, निल का मतलब है इसके पास लोन था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि इसने बेसिकली हम डेट कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को, और इसने तो लोन नोट को करंट लायबिलिटी में डाला हुआ है क्योंकि इसने रीपे करना है। तो ऑब्वियसली हमें जब 10 साल के लोन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो इक्विटी, सॉरी मुझे डेट अपना वो रिवाइज करना पड़ेगा। नीचे कहता है नोट अकम्पनिंग द सेक्टर एवरेज रेशियो एक्सप्लेन्स दैट द प्रैक्टिस टू द सेक्टर
और टू कैरी रिटेल प्रॉपर्टी एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, अच्छा वो क्या हो रहा है जी, रिटेल प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू पे लेके चल रहे हैं, तो द मार्केट वैल्यू ऑफ आर्चवे को रिटेल प्रॉपर्टी 3 मिलियन मोर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। इसके इक्विटी वाले सेक्शन पे जाते हैं। इसकी इक्विटी में देखो रिवैल्यूएशन नहीं है, तो मुझे इसके एसेट्स को रिवैल्यू भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है इक्विटी 3 मिलियन से बढ़ जाएगी, एसेट्स भी 3 मिलियन से बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी एक आ गई। 3 million more than its carrying amount, ignore the fact of consequences additional depreciation, कहता है depreciation के effect को छोड़ दो, and give 12,000 square meters of floor space बता दी है 12,000। एडजस्टमेंट्स देखते हैं भाई। ये देखो रेवेन्यू का तो उसने सीधा सीधा किया 95% ले लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कहता है सी लो। अली भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स जरा पढ़े क्या कह रहे हैं। The cost of sales should be first adjusted for annual license fee of 1 million, reducing this to 72 million. ठीक है, Half of पहले these एक मिनट 36 रुक जा, मैं सवाल पे चला जाता हूँ ना। कॉस्ट ऑफ सेल देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल 77 की थी, पहले माइनस करके उसको 72 पे ले आया। ठीक है, फिर half of these 36 million are net of a discount of 10%, which equates to 4 million. Adjusted cost of sales is 76 million. क्योंकि उसने कहा था आधी चीजें कार्डिल से खरीदता है ना, तो पहले 72 को हाफ किया, वो कितना बना 36। अब वो 36 90% उसको 100% पे लेके आना है। ठीक है, उसको 100% पे लेके आएंगे तो वो कितनी बन जाएगी, बेसिकली 10% उसको और ऐड करना है ना। तो 36,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 90 जरा निकालें कितना बनता है। 36,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90 ये बनता है जी आपका 4,000। तो वो 4,000 कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। तो 73,000 माइनस 1,000 प्लस 4,000 जो हमारी रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी वो आएगी 76,000। जी सर, आगे पढ़े प्लीज। These figures would give the following ratios: annual sales per square meter of floor space, रुक 89. जा। लोन इंटरेस्ट देख, हम लोन इंटरेस्ट को भूल गए ना। लोन इंटरेस्ट 10,000 का लोन था, उस पर 8% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 4 था, बेटा आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 800। इक्विटी में क्या फर्क पड़ेगा, इक्विटी में देख 10,000 का आपके पास इक्विटी का बैलेंस गिवन था। ठीक है, जो शेयर कैपिटल की वैल्यू है। रिटेन्ड अर्निंग्स उसने सवाल में जो बताई हुई थी वो कितनी थी, 8,800. ये 2,300 कहाँ से लाया। अच्छा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, 2,300 रिटेन्ड अर्निंग्स कह रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स 23 कैसे आएंगी, अच्छा ठीक है ना, वो सारे प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आ जाएगी ना। क्योंकि देखो क्या हो रहा है बेसिकली, अब देखो क्या हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने कितना बेसिकली ऐड किया, 4 मिलियन नहीं 3 मिलियन Yes, sir. ओवरऑल। 73 और 76 पे तो 3 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया, कॉस्ट बढ़ गई तो इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ, जरा थोड़ी रिटेन्ड अर्निंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स ने बताई हुई थी 8,800 की। पहले तो 3,000 ये कॉस्ट ऑफ सेल वाला माइनस करते हैं, जो रेवेन्यू रिड्यूस हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है ना तो हमने माइनस किया, जो रेवेन्यू रिड्यूस हुआ, रेवेन्यू पहले कितना था 94, अब रेवेन्यू कितने पे आ गया 89,300, दोनों का डिफरेंस कितना है जल्दी से। 94,000 कैलकुलेटर जरा खोल लें, 94,000 माइनस 89,300 कितना है जी 4,700, ये भी माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो लोन और इंटरेस्ट है पहले नहीं था, ये देखो पहले फाइनेंस कॉस्ट 400 थी, अब फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 800, तो इसका मतलब है 400 का ये डिक्रीज आएगा। तो इन सबको जब टोटल करें तो देखें 2.3 मिलियन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3.4 hour. कितना आ रहा है, Sir, ये आ रहा है 700 hour. ये 2.3 कहाँ से लाया। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये कभी कभी इस तरह की कैलकुलेशन दे देता है। इक्विटी कितनी इसमें नहीं 15,300। 2.3 को एक्सप्लेन नहीं किया मैंने कहीं पे।
ये इधर नीचे समरी में जरा देखते हैं। 33 before tax and interest. इसकी रिटेनर्स कितनी है? 8800 की। एक मिनट क्वेश्चन में नोट में कुछ कहा था इक्विटी के बारे में। ये एज्यूम दैट, अच्छा ठीक है ना यार, खुद बता रहा है, सॉरी हमने रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ा ना। ये अली भाई जरा पढ़ें इसको, एज्यूम। अली आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ें जरा। Assume that your adjustment to profit or loss results in retained earnings of 2.3 million at अच्छा 30th रिटेन September. अर्निंग्स तो खुद बता दिए, तो मैंने कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। वो जो शेयर कैपिटल था वो तो 10,000 का, रिटेन अर्निंग्स आ गई 2.3 मिलियन की, रिवैल्यूएशन की वजह से 3,000 ऐड हो गया, 15,300 ये आ गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहले, करंट लाइबिलिटीज में उसने लोन नोट डाला हुआ था ना, ये देखो करंट लाइबिलिटीज में उसने लोन डाला हुआ था, अब ये लोन का चला जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10,000। ठीक, अब इन एडजस्टेड फिगर्स की बेसिस पे जब हमने रेशियोज रिकैलकुलेट की, एनुअल सेल्स पर जो स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर स्पेस है, तो 89,300 डिवाइड बाय 12,000 क्या आ गया? 7,442, कम हो गया। आरओसी, आरओसी क्या था जी? फॉर्मूला क्या था? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसी है ना सर? Yes, sir. पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पे देखें से प्रॉफिट कितना बताया? 10,600 का, ठीक है, 400 हमने इसमें ऐड कर दिया, कितना बन गया ये? Sir, 11. हाँ जी, 11,000। लेकिन इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इंटरेस्ट कितना ऐड करना है? पहले तो देखिए हम एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं ना। प्रॉफिट कितना था, इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। बल्कि यहाँ से ऊपर से चीजें देखना क्या है, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में तो फर्क नहीं आया ना। देख लो यार, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालो कितना है? 89,300 माइनस 76,000। जल्दी से जी, 89,300 माइनस 76,000, या तो 13,300। 13,300. ठीक है, 13,300। और इसमें जनाब आपने एडजस्टमेंट्स क्या करनी है फिर? सवाल में देखें तो एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 4,000 और 6,000, तो 10,000। तो 10,000 और माइनस करेंगे तो ये आएगा जनाब 3,300। ये है आपका पीबीआईटी। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो डेट और इक्विटी में चलना है जी। और डेट और इक्विटी कितना था? इक्विटी है जी 15,300, डेट कितना है जी? 10,000 का। ठीक है, तो जब आपने आरओसी निकाला तो ये आ गया 13%। नेट एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आ गया 3.5। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट तुमने निकाला हुआ 13,300 का, 13,300 डिवाइड बाई 89,300। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ ये 3,300 का, ठीक है, वो भी आंसर आ गया। गियरिंग डेट डिवाइड बाई इक्विटी, अब डेट 10,000 है, इक्विटी 15,300 है, तो ये भी रेशो आ गया। अच्छा, अब ये जो इसकी गिवन रेशियोज थी रिपोर्टेड, और इनका अगर कंपैरिजन करें जो हमने रिकैलकुलेट किए हैं, तो एनुअल सेल्स पर स्क्वायर मीटर हमारी कम हुई, आरओसी कम हुआ और ठीक ठाक कम हुआ है, ठीक है, सेक्टर से नीचे आ गया। वो ऑलरेडी सेक्टर से नीचे था, एनुअल सेल्स पर स्क्वायर मीटर और मजीद नीचे हो गया। आरओसी पहले ज्यादा था, काफी ज्यादा था, अब सेक्टर से नीचे आ गया। एसेट टर्नओवर जो है सेक्टर से स्टिल हमारा बेहतर है, लेकिन कम हुआ ओवरऑल। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम सेक्टर से नीचे आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम सेक्टर से नीचे आ गए, और गियरिंग सेक्टर की 30% है, हमारी कितनी है? 65% है। अब ये परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो मुझे ये पूरी की पूरी जो एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन है, वो हाइडन वाला जो सवाल किया था उसी तरह की नजर आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स सी, पढ़ते हैं इसको। अली भाई प्लीज पढ़ें। A comparison of Archway-Co's ratio based upon reported result compares very favorably to the sector average. In almost every instance. ROCE is return on capital employed is particularly impressive at 58.5% compared to sector average of 18%. This represents a return of more than 3 times than the sector average.
The superior secondary ratios of profit margin and asset utilization net asset turnover appear to confirm Archway-Co's above average performance. It is only sales per square meter of floor space which is below the sector average. The unadjusted figures is very close to the sector average, as too is the gross profit margin, implying a comparable sales volume performance. However, the reduction in selling price caused by removal of the brand premium causes sales per square meter to fall marginally. अभी इसने पहले पैराग्राफ में क्या किया है? इस पैराग्राफ में इसने कंपेयर कर दिया है जी गिवन को सेक्टर के साथ, गिवन वर्सेस सेक्टर, ठीक है, मतलब जैसे हमने हाइडन वाले क्वेश्चन में किया था। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां से बात करने लगे आगे एडजस्टमेंट्स, इधर से बात करने लगे आगे एडजस्टमेंट्स के बारे में। क्या कह रहे हैं, लेट्स सी, पढ़ें। As indicated in the question, should Archway Co. be acquired by Landing Co., many figures particularly related to the statement of profit or loss would be unfavorably impacted as shown above in the working for Archway Co.'s adjusted ratios. When these effects are taken into account and the ratios are recalculated, a very different picture emerges. All the performance ratios with the expectation of net asset turnover are significantly reduced due to the assumed cessation of favorable trading arrangements. The most dramatic effect is on the return on capital employed, which, having been more than 3 times the sector average, would be 27.8%, below the sector average at 13% compared to 18%. Analyzing the component parts of return on capital employed, net asset turnover and profit margins, both aspects are lower when the reported figures are adjusted. मतलब वो जो फिगर सारी निकाली है उनको एक्सप्लेन करता जा रहा है कि क्यों क्यों हो रहा है। आगे जी। The net asset turnover, although adjusted to a lower multiple, is still considerably higher than the sector average. The fall in this ratio is due to a combination of lower revenues caused by loss of the branding and the increase in capital employed equal to net assets due to classifying the loan notes as debt non-current. Gross margin deteriorates from 22.3% to only 15%, caused by a combination of lower revenues referred to above and loss of discount on purchases. The distribution costs and administrative costs for Archway Co. are less than those of its retail sector in terms of percentage of sales revenue at 11.3% compared to 15.3%, which mitigates slightly the dramatic reduction in profits before interest and tax. अच्छा, The ये reduction जिसने in निकाला sales है ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, आप ना भी लिखें तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें अब इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन की थी 9 मार्क्स की, हमारा टारगेट ये होना है कि 9 में से हमने 5 लेने हैं, ठीक है। अच्छा आगे जी। The reduction in sales per square meter of floor space is caused only by reduced 5% volume from the removal of branded sales. ठीक है, फिर जी। Gearing. The gearing ratio of nil based on the unadjusted figures is not meaningful due to previous debt being classified as current liabilities because of its imminent redemption. When this debt is replaced by the 8% loan notes and more realistically classified as a non-current liability, Archway Co.'s gearing is much higher than the sector average. There is no information as to how the increased interest payable at 8%, double the previous 4%, compares to sector average's finance costs. If such a figure were available, it may give an indication of Archway Co.'s credit status, although the doubling of the rate does imply a greater degree of risk in Archway Co. seen by the lender. मुझे बताएं, Summary and इमिनेंट का मतलब पता है? जो वर्ड इसने लिखा है इमिनेंट, foreign. इमीडिएट। ठीक है, अब कई दफा वर्ड नहीं पता चलता, लेकिन उसको अगर सेंटेंस में पढ़े तो आपको समझ आ जाती है। इस तरह के वर्ड अगर यूज करता है ना तो परेशान नहीं होना कि यार ये क्या आ गया, सेंटेंस को गौर से पढ़ो, उसकी सेंस समझ आ जाती है। अच्छा जी, आगे जी, समरी एंड एडवाइस, कंक्लूजन है Based बेसिकली, upon ये जरूर देनी है यार। अब इसने बहुत बड़ी समरी दे दी है, आपने कम दे दी। पढ़े क्या कहते हैं। Based upon Archway Co.'s reported figures, its purchase by Landing Co. would appear to be a good investment. However, when Archway Co.'s performance is assessed based on the results and financial position which might be expected under Landing Co.'s ownership, the recalculated ratios are generally inferior to Archway Co.'s retail sector averages. In an investment decision such as this, an important projected ratio would be the return on the investment ROI,
which Landing Co might expect. The expected net profit after tax can be calculated as 2 million 3,300 before interest tax minus 800 interest into 80% post tax. However, there is no information in the question as to what the purchase consideration of Archway Company would be. That said, at a probable minimum purchase price based on Archway's net asset value with no goodwill premium, the ROI would only be 7.9%, which is very modest and should be compared to Landing Co's current existing ROI. A purchase pricing exceeding 25.3 million would be obviously result in an even lower expected ROI. अच्छा, It इसने is यहाँ पे क्या possible किया है that कि एक्सपेक्टेड परचेज प्राइस खुद से निकाल ली है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कहते नहीं परचेज प्राइस एक्सीडिंग टू 25.3 million would obviously result in an even lower expected ROI. It is possible that under Landing Co's management RCO को margins could be improved, ठीक है, ये इस तरह की लाइनें लिखते नहीं है। Perhaps coming to similar arrangement regarding access to branded sales or franchising as currently exists with Cardinal Go with but with a different company. सारी बात है, Cardinal तो हमारा competitor है, तो वो तो हमें अपना ब्रांड नहीं यूज करने देगा, लेकिन इस तरह की अरेंजमेंट हमने किसी और के साथ करनी है। If so, the purchase of Archway may still be a questionable activity. Add that उसने ये क्या कि questionable like और information required. यार इंटरप्रिटेशन से डरना नहीं, पहली बात है। इंटरप्रिटेशन लिखोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की लिखोगे और लिखने के बाद अपना आंसर जब आप लिख लोगे, उसके बाद एग्जामिनर का आंसर पढ़ोगे तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे और आपके जो आंसर है वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जामिनर आंसर से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। 100% अलाइनमेंट नहीं चाहिए, 30% अलाइनमेंट, हाँ 30-35% अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। सो गाइस, दिस वाज योर मॉक और आई बिलीव ये बड़ा एक सिंपल सा मॉक था। अब नेक्स्ट आप लोगों का मॉक होगा कल, आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे और अगले थर्सडे को एग्जाम है, तो इसका मतलब है फिर हम बेहतर है कि कल के दिन एक मॉक कर लें। तो कल जो मॉक है मैं आप लोगों को जब से सुबह तकरीबन 10-10:30 बजे मॉक भेज दूंगा, वो सॉल्व करके आपने मुझे 2 बजे से पहले पहले वापस भेज दूंगा और काइंडली मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मुझे एक एक को से बार बार मैसेज करके ना कहना पड़े। मेरा ख्याल है मैच्योर स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो एक दफ़ा कहना मेरे लिए आप लोग के लिए इनफ होना चाहिए। सो लास्ट डेज में कैसे यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फोकस ऑन एमसीक्यूज एंड ओटीक्यूज, ठीक है। स्पेशली जो छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे बोरोइंग कॉस्ट हो गया, आपका गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड हो गया, या आपका फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड हो गया, प्रोविजन का स्टैंडर्ड हो गया, आपके पास जो एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है। होता ये कि हम जब तैयारी कर रहे हैं तो बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड्स हैं, लीज, रेवेन्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उन पे हमने बड़ा फोकस रखा हुआ होता है, डेफर्ड टैक्स, ठीक है। लेकिन छोटे स्टैंडर्ड्स हम स्किप कर जाते हैं। वो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, कि छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा ओटीक्यू डाल देता है। नाउ जस्ट फॉर से फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एक बोरोइंग कॉस्ट पे या फॉरेन करेंसी पे पूरा एक ओटीक्यू आ जाता है और आपने वो स्टैंडर्ड तैयार किया हुआ है, इट विल बी अ पीस ऑफ केक, आपके वो 10 नंबर मुफ्त के होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको स्किप किया हुआ है तो उधर से 10 में से 5 लेना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे भी इक्वली फोकस करें। आज से ऑनवर्ड्स अगर मैं एग्जाम तक दिन गिनूं तो इंक्लूडिंग टुडेज टाइम वी हैव 8 डेज, ठीक है, और 8 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बुक में से जो टॉपिक है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको भी जरा पढ़ें, ताकि जो थ्योरेटिकल वहां से सवाल आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के, आप उनके लिए भी रेडी हों। दूसरा, 2 सवाल इंटरप्रिटेशन के, 2 सवाल कंसोलिडेशन के, 2 सवाल ड्राफ्टिंग के, वो मैंने आपको कहा था डेली बेसिस पे करें। एग्जाम किट में से जो एमसीक्यूज हैं 50-50 का बैच बना के उनको अगर सॉल्व करें आप, 3-4 दिन में वो पूरे खत्म हो जाते हैं। और ओटीक्यूज जो हैं कोशिश करें कि दिन में तकरीबन 10 ओटीक्यूज भी करें। तो अगेन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो जैसे 8 दिन रह गए हैं, तो इन 8 दिनों में अगर मैं एक रफ आपको प्लान बताऊं कि आप कितने आवर्स इसको देने चाहिए, तो एट मिनिमम यू शुड गिव 10 to 12 आवर्स, ठीक है। अगर 10 to 12 आवर्स आप इन आखिरी 8 दिनों में देते हैं तो आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। सो सी यू ऑल जी। और मॉक जो आपका ये वाला था, इसके जो रिजल्ट्स हैं मैं उसकी फाइल ग्रुप में भेज रहा हूँ, काइंडली अपने अपने मार्क्स देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कैसा परफॉर्म किया था। ख्याल रखें सब लोग, और अगर किसी को कोई किसी चीज़ में मसला मसाइल आता है प्लीज़ ग्रुप में पूछें, अभी तक क्वेश्चनिंग बहुत कम है।
तो क्वेश्चनिंग ना होने की दो रीजन हो सकती हैं, या तो सब लोगों को सब कुछ क्लियर है या फिर सब कुछ पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो जो भी मसले मसाइल हैं वो काइंडली ज़रा ग्रुप में पूछें, मसले डिस्कस करें, और अपनी जो तैयारी है उससे भी मुझे ज़रा आगाह करते रहें कि कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, ताकि मैं इस पर भी थोड़ी सी गाइडेंस दे सकूँ। सी यू ऑल, ख्याल रखें, और कल का मॉक मुझे टाइमली भेज दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।